गर्मियों में वह और उसकी वह, और वह वहाँ घूमने गई। वहाँ, वहाँ कहाँ? तो गर्मियों में वह कौन? मधुरा और उसकी सहेलियां कृतिका और शैला और वर्णिका नैनीताल घूमने गईं। तो पहले क्या हुआ था, मैंने उनके नाम नहीं बोले थे, मैंने उसकी जगह क्या बोला था, वह, उनकी, वहाँ। तो इस तरह से क्या हो रहा था, हमें नहीं पता चल पा रहा था कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। तो जब हमें अपनी बात ढंग से कहनी है और अगर हमें किसी के बारे में बताना है तो उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, उसके नाम का प्रयोग करते हैं। तो जो नाम होते हैं ना, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज़ का नाम हो, चाहे वो किसी स्थान का नाम हो, किसी लड़की, लड़के या किसी चीज़ का नाम हो, तो वो संज्ञा कहलाता है। ठीक है, तो ये है कक्षा 4 हिंदी व्याकरण का पाठ 3 संज्ञा। पाठ 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला पाठ है संज्ञा, फिर लिंग, फिर वचन। इस पाठ में हम सिर्फ संज्ञा पढ़ेंगे और वचन और लिंग हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो गर्मियों में मधुरा और उसकी सहेलियां कृतिका, शैला और वर्णिका नैनीताल घूमने गईं। कहाँ घूमने गईं? नैनीताल। वे दिल्ली से रेलगाड़ी द्वारा काठगोदाम और वहाँ से टैक्सी द्वारा नैनीताल पहुँची। ठीक है, तो वो दिल्ली से किससे गई थी? रेलगाड़ी से। कहाँ पहुँची थी? काठगोदाम। और फिर वहाँ से टैक्सी द्वारा नैनीताल पहुँची थी। नैनीताल का मुख्य ताल चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियों से घिरा है, जिन पर उगे हरे भरे वृक्ष शहर और ताल की सुंदरता को बढ़ा रहे थे। मधुरा ने कैमरे से इस प्राकृतिक सुंदरता के कई चित्र खींचे। अब इस पूरे ही पैराग्राफ में जो हमने पढ़ा है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो अलग रंग से लिखे हैं। ठीक है, तो ये सारे ही शब्द क्या हैं? सभी संज्ञा शब्द हैं। ये संज्ञा शब्द क्यों है? क्योंकि ये किसी का नाम है। बच्चों, आपने देखा कि इस अनुच्छेद में रंगीन छपे शब्द किसी ना किसी के क्या है? नाम है। कोई स्थान का नाम है, कोई व्यक्ति या वस्तु का, तो कोई भाव का। ठीक है, भाव क्या होता है? किसी की फीलिंग्स। सभी नाम संज्ञा कहे जाते हैं। इस प्रकार किसी प्राणी, जगह, वस्तु के नाम या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। तो अगर आपसे संज्ञा की परिभाषा पूछी जाएगी तो आप इस तरह से बताएंगे कि किसी प्राणी, जगह, वस्तु के नाम या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई संज्ञा की परिभाषा जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। अब देखो, अब हमने पढ़ा कि वो किसी जंतु, जगह या फिर किसी वस्तु या भाव का नाम होता है। तो हम देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। अगर वो किसी प्राणी का नाम है तो क्या होगा? मधुरा, कृतिका, शैला, वर्णिका। ये सारे नाम इस पैराग्राफ में थे। ऐसे ही कौन से जगह के नाम हमने इसमें पढ़े हैं? नैनीताल है, दिल्ली है, काठगोदाम, पहाड़ियाँ, ताल। ठीक है, बल्कि नैनीताल भी था, अगर हम देखें तो नैनीताल भी था, लेकिन पता नहीं कि उसको यहाँ पे छोड़ दिया गया है। अगला है वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के क्या क्या नाम है? रेलगाड़ी, टैक्सी, वृक्ष, कैमरे और चित्र। ये सारे वस्तुओं के नाम हैं। फिर है भावों के नाम। भाव क्या होते हैं? फीलिंग्स होती है जो हमारे मन में आती है, जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जैसे कि गर्मी हम महसूस करते हैं, सुंदरता ये भी हम महसूस कर सकते हैं। तो ये भाव हैं। ठीक है, संज्ञा 3 प्रकार की होती है, जिस तरह से इसमें दिया गया है। कौन कौन से प्रकार होते हैं संज्ञा के? एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो अभी हमने कुछ संज्ञा के बारे में देखा था, उसी से संबंधित ये भी है। अब हम इसको समझ लेते हैं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा में क्या डिफरेंस होता है और ये कौन कौन सी होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताने वाले संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जैसे विशेष व्यक्ति का नाम होना चाहिए। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, जैसे आपका क्या नाम है, आपका जो भी नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जैसे कि विशेष व्यक्ति महात्मा गांधी, भगत सिंह, रमेश, कनिका आदि, ये सारे नाम हैं किसी व्यक्ति के, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। किसी वस्तु का नाम, हाँ इसमें सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। व्यक्तिवाचक लिखा होने की वजह से ये मत समझना कि सिर्फ व्यक्ति का नाम होगा, ये किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है जो कि सबको हम नहीं बोलते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी किसका
किसका नाम है? एक आदमी का नाम है। तो महात्मा गांधी उनका एक विशेष नाम था, तो इसलिए व्यक्तिवाचक हो गया। इसी तरह से रामायण क्या है? एक किताब है। अगर हम बोलेंगे किताब तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। अगर हम कहेंगे रामायण तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि किताब का नाम रामायण है। इसी तरह से गीता, गोदान, ठीक है, ये सब क्या है? किताब के नाम है। तो किताब क्या हो गई? वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। जो चीज़ हम सबको एक जैसा बोलते हैं वो जातिवाचक होता है, और जो जिसका कुछ एक विशेष नाम हम उसको देकर रखते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसी तरह से कुतुब मीनार क्या है और लाल किला क्या है? इमारत है। तो इमारत क्या हो गई? ये तो जातिवाचक संज्ञा हो गई, लेकिन कुतुब मीनार और लाल किला व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से किसी विशेष स्थान का नाम अगर हम कहें, जैसे कि कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली आदि, ये सब किसके नाम है? ये शहर के नाम है। अगर हम कहेंगे शहर तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन अगर हम उनके नाम बोलेंगे जैसे कि कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि गांधी नाम तो एक नहीं कई व्यक्तियों का नाम हो सकता है ना? ये सही है कि गांधी कई हो सकते हैं, पर नाम एक होने से सभी व्यक्ति तो एक नहीं हो सकते ना, हर व्यक्ति अलग अलग होता है, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी, ठीक है। तो अगर किसी के दो लोगों की भी सेम नाम है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ही रहेगी, क्योंकि वो अलग अलग तरह के व्यक्ति रह चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा के बारे में थोड़ा तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन हम इसको यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो सबको, उस पूरी जाति को हम कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में बताने वाले संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कि व्यक्ति, व्यक्ति में अगर हम कहें किसान, अध्यापक, बच्चा, बूढ़ा, नेता, मजदूर आदि, तो ये क्या है? ये सभी के नाम होते हैं। सारे किसान को हम किसान बोलते हैं, सभी अध्यापक को हम अध्यापक बोलते हैं, सभी बच्चों को हम बच्चा बोलते हैं। तो ऐसे नाम जो हम सबको कॉमनली बोलते हैं, एक जैसा ही बोलते हैं, इसे इंग्लिश में कॉमन नाउन भी कहते हैं, ठीक है। और जो वो व्यक्तिवाचक होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो अगर वो हम सभी पूरी जाति को एक ही नाम से पुकारते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। अगला है वस्तु। वस्तु में कौन सी चीज़ें हैं जिनमें हम सभी को एक जैसा बुलाते हैं? जैसे कि सब्जी है, मिठाई है, आम, केला, दाल आदि, ये सभी क्या है? सभी जातिवाचक संज्ञा है। स्थान अगर हम देखेंगे तो नदी, पहाड़, खेत, जंगल, विद्यालय आदि, ये सभी क्या हैं? ये सभी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि सभी विद्यालयों को हम विद्यालय ही कह सकते हैं। हो सकता है आपके विद्यालय का नाम कुछ अलग हो, है ना, तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसको विद्यालय बोल रहे हैं तो वो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा ही होगी। ये भी जाने, आम के लिए कह सकते हैं कि वह तो एक विशेष फल का नाम है। आम बहुत प्रकार के होते हैं और उनके विशेष नाम भी होते हैं। यहाँ एक विशेष आम की बात नहीं की जा सकती, इसलिए उसे जातिवाचक संज्ञा ही कहेंगे। अब ठीक है, आम क्या है? आम, सभी आम को आम कहते हैं, लेकिन कुछ आम विशेष होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, बहुत तरह के नाम होते हैं। तो यहाँ पे अगर सिर्फ आम कहा जा रहा है तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा भी हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, जो किसी के मन के भाव को बताता है, फीलिंग्स को बताता है, और वो क्या महसूस कर रहा है इसको बताता है, जैसे हम देख नहीं सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त कुछ संज्ञाएं ना जातिवाचक होती हैं ना व्यक्तिवाचक, वे दिखाई नहीं देती हैं, ना ही हम उन्हें छू सकते हैं, उन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जा सकता है। जैसे कि मिठास, जब आप मिठाई खाते हो तो आपको उसकी मिठास पता चलती है ना। गर्मी आपको महसूस होती है। बचपन, सुंदरता, ईमानदारी, पढ़ाई आदि, इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? हम देख नहीं सकते, हम इसको महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। अब यहाँ पे भाववाचक संज्ञा कैसे बनते हैं? वो किसी न किसी शब्द से बनाए जाते हैं। जैसे बच्चा से क्या बना? बचपन, बूढ़ा से बुढ़ापा, माँ से ममता, सुंदर से सुंदरता, भला से भलाई, पढ़ना से पढ़ाई, चढ़ना से चढ़ाई, खुश से खुशी, गर्म से गर्मी, मिठाई से मिठास, पशु से पशुता, ऊंचा से ऊंचाई, मनुष्य से मनुष्यता, वीर से वीरता, मूर्ख से मूर्खता। तो ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। अगला है हम क्या जान गए हैं कि किसी प्राणी, जगह, वस्तु के नाम या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं।
संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना कई और शब्दों से की जा सकती है, जैसे कि सुंदर से सुंदरता बन जाता है, गर्म से गर्मी आदि। अब हम यहाँ पे कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। वे कौन से नाम हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, वो कौन से होते हैं? वो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक होते हैं। जिन्हें आप छू नहीं सकते वो कौन से होते हैं? वो भाववाचक होते हैं। आपके मन में कैसे भाव आते हैं? जब आपको पुरस्कार मिलता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? ये सब के उत्तर आपको देने हैं। अब लिखिए में हम करते हैं, इन संज्ञा शब्दों को उनके भेद के अनुसार अलग अलग लिखें। अब इसमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे हमें 3 कॉलम दिए गए हैं, जिसमें एक तरफ व्यक्तिवाचक, एक तरफ जातिवाचक और एक तरफ भाववाचक लिखा हुआ है। और इन शब्दों को हमें इसमें छांट कर लिखना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक है और कौन सा भाववाचक है। अब हम शुरू करते हैं। घबराहट। घबराहट क्या है? एक एहसास है, एक भाव है, तो इसे हम भाववाचक संज्ञा में लिखेंगे। अगला क्या है? पेंसिलें। पेंसिलें क्या है? जातिवाचक है, क्योंकि सभी पेंसिलों को हम पेंसिल कहते हैं, तो ये जातिवाचक के नीचे आएगी। अगला क्या है? खुशी। खुशी क्या होती है? ये भी एक भाव है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा में आएगा, खुशी। अगला क्या है? पौधा। पौधा क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि सभी पौधों को हम पौधा बोलते हैं। यहाँ पे जो पौधा लिखा है उसमें एक मात्रा की कमी है, यहाँ पे अ की मात्रा लगेगी, ठीक है, तो पौधा बनेगा। तो पौधा किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। अगला कौन सा है? यमुना। यमुना किसका नाम है? एक नदी का नाम है। नदी अगर लिखा होता तो हम जातिवाचक में लिखते, लेकिन यमुना लिखा है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, इसलिए यमुना यहाँ पे लिखेंगे व्यक्तिवाचक के नीचे। अगला कौन सा है? सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य तो एक ही होता है, और नहीं, सूर्य तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जो तारे आप देखते हैं वो सारे ही सूर्य होते हैं, लेकिन हमारा जो तारा है उसका नाम हमने सूर्य रखा और हमारे सबसे पास में है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला अगर हम देखेंगे, तारे। तारे क्या होते हैं? सभी तारे एक जैसे होते हैं, तो तारे जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? दया। दया क्या होती है? एक भाव होता है, तो ये भाववाचक संज्ञा में इसे हम लिखेंगे। अगला है भारत। भारत क्या है? एक देश का नाम है, हमारे देश का नाम है, तो ये आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगला क्या है? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन क्या है? एक मिठाई का नाम है। अगर मिठाई होता तो हम जातिवाचक में लिखते, लेकिन ये एक विशेष मिठाई है, तो इसे हम गुलाब जामुन को व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। रेहाना। रेहाना क्या है? ये तो हमारे चैनल का नाम भी है ना, तो ये क्या है? ये एक नाम है, तो इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। अगला है मिठास। मिठास क्या है? एक भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा के नीचे हम लिख देंगे। अगला है खुशबू। खुशबू भी एक भाव है, जिसे हम भाववाचक संज्ञा के अंदर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिख देंगे। अगला है हिमालय और मैदान। अब हम इसको एक साथ देख लेते हैं। हिमालय क्या है? हिमालय एक पर्वत का नाम है, लेकिन सभी जितने भी हिमालय के पर्वत हैं सबके अलग अलग नाम है वहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए एक जातिवाचक संज्ञा में इसे हम लिखेंगे। और अगला लास्ट क्या है? खुशबू, सॉरी मैदान। मैदान भी हम जातिवाचक में लिखेंगे, ठीक, क्योंकि सभी मैदान मैदान होते हैं। आगे देखते हैं, संज्ञा के सही भेद पर चिन्ह लगाइए। आपको भेद पहचानना है कि कौन सा भेद है और उस पर चिन्ह लगाना है। तो पहला है सान्या मेरी मित्र है, तो सान्या क्या है? व्यक्तिवाचक संख्या है। बाहर अच्छा मौसम है। मौसम क्या है? जातिवाचक है, क्योंकि मौसम के कई नाम होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, ठीक है। मौसम आई थिंक आना चाहिए, एक गलत लगा है यहाँ पे, भाववाचक में आएगा, क्योंकि मौसम एक भाव है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अगला है आकाश की सुंदरता देखते ही बनती है। आकाश की सुंदरता। सुंदरता क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, सुंदरता भी हम महसूस करते हैं। आजकल बच्चे मस्ती कर रहे हैं। मस्ती कर, बच्चे, तो बच्चे क्या हैं? बच्चे जातिवाचक, क्योंकि सभी को हम बच्चे ही कहते हैं। कोयल की कूक मन में प्रसन्नता भर देती है। मन में प्रसन्नता भरना मतलब भाव लाना, तो भाववाचक संज्ञा होगा। फिर निम्नलिखित अनुच्छेद में आए संख्या शब्द रेखांकित करें और उनके भेद लिखें। अक्षत घर के बगीचे में बैठा हुआ था। अब इसमें सभी
जो संख्या शब्दन को ढूंढना है, लिखना है और उनका जो भेद है वो बताना है। जैसे अक्षत क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक लिखेंगे। घर क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। बगीचे क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। आकाश जातिवाचक है। बादल जातिवाचक है। पक्षी जातिवाचक है। प्रकृति जातिवाचक नहीं होती है, प्रकृति होती है भाववाचक। ठीक है, इसमें आपको भाववाचक लिखना है, ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि प्रकृति को हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, सुंदरता क्या है, भाववाचक है। आनंद भी भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, फिर है फोर्थ, इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाकर लिखें। हमने अभी देखा था कि जो भाववाचक संज्ञा होती है वो किसी शब्द से बनती है, तो यहाँ पे हमें इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे कि भला का भलाई, चौड़ा का क्या होगा, चौड़ाई, ऊंचा का ऊंचाई, खट्टा का खट्टास, मीठा का मिठास, सुंदर का सुंदरता, उदार का उदारता, पशु का पशुता, मनुष्य का मनुष्यता, वीर का वीरता, खेलना का खेल, दौड़ना का दौड़, पढ़ना का पढ़ाई, चढ़ना का चढ़ाई, सिलना का सिलाई। नीचे कुछ संज्ञाओं के चित्र हैं, इनके नामों के आधार पर शब्द सीढ़ी बनाएं। अब यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, उनके नाम देख करके शब्द सीढ़ी बनानी है। जैसे कि पहला जो चित्र है वो तबला का है और यहाँ पे तबला पहले से लिखा हुआ है। दूसरा चित्र है लालटेन, तो लाल और यहाँ पे आएगा न, लालटेन। फिर लालटेन के बाद क्या है, नदी, तो यहाँ पे हम दी लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, नदी। अगला चित्र है दीपक का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प और का, तो ये क्या बन जाएगा, दीपक। अगला चित्र है कमल का, तो यहाँ पे हम माँ लिख देंगे तो ये कमल बन जाएगा। अगला चित्र है लड़का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड़ा और का पे आ की मात्रा, तो क्या बनेगा, लड़का। पेड़, नदी, पहाड़, समुद्र, हरियाली शब्दों का प्रयोग करते हुए एक छोटी सी कविता लिखने का प्रयास करें। तो ये कविता आपको खुद से लिखनी है। इसके बाद हमारा जो अगला पाठ है वो इसी में है, पार्ट 3 के अंदर, जो कि है लिंग। वो हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।